राहुल गांधी। राहुल गांधी उनके पापा राजीव गांधी India is an old country, इंडिया के प्रधानमंत्री थे but a young nation. और उनकी दादी का नाम इंदिरा गांधी था। और भाइयों, देश की पहली एंड ओनली वोमेन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लगे। आपके लिए मैं पप्पू। और ऑपोजिशन तो उनको मानो भूल ही सा गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अगर आप भी राहुल गांधी को नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में राहुल गांधी जिंदाबाद जरूर लिखना। और साथ ही साथ आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं राहुल गांधी की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। 19 जून 1970 को राजीव गांधी और उनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। हाँ, वही राहुल गांधी जिसे लोग आज से कुछ समय पहले पप्पू बोल रहे थे। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी दादी पीएम ऑफ इंडिया थी, मतलब इंडिया की सबसे ऊंची गद्दी पे इनकी दादी ही बैठी हुई थी। और ऐसे में जब इनकी दादी ही देश की पीएम थी तो राहुल गांधी कोई नॉर्मल स्कूल में थोड़ी ना पढ़ते हैं। राहुल गांधी का एडमिशन होता है उस टाइम के सेंट क्लोविया नाम के एक बहुत ही बेस्ट स्कूल में एडमिशन इनका कराया जाता है। और फिर इसके बाद 1981 में देहरादून के द ड्यून नाम के एक स्कूल में इनका एडमिशन कराया जाता है, वो भी वहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल होता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी पढ़ाई भी हो रही थी, लेकिन फिर दौर आता है 1984 का। यहाँ पे क्या होता है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ राहुल गांधी की दादी की डेथ नहीं होती है बल्कि देश के प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है। यहाँ पे डेथ नहीं बल्कि ये मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। और इसलिए सिक्योरिटी रीजन के कारण राहुल गांधी को अपना कॉलेज, अपना स्कूल छोड़कर अपने घर पे आना पड़ता है। अब उनको उनके घर पे ही एक टीचर उनको पढ़ाने के लिए आ करते थे। राहुल गांधी की सिक्योरिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया था कि वो सारे दिन अपने घर में ही रहा करते थे। बट फाइनली 6 साल बाद 1990 में इनको फाइनली अपने घर से निकलना ही पड़ता है और ये यूएस के हावड़ा में अपना एडमिशन करवाते हैं। बट अगेन 1991 में फिर से इनके फादर की डेथ हो जाती है राजीव गांधी की, और फिर एक बार फिर से ये इंडिया आ जाते हैं। अब इनके परिवार में 2 डेथ हो चुकी थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अब राहुल गांधी बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते थे, इनका सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका था। इसलिए राहुल गांधी अपना नाम को चेंज करते हैं, राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी अपने नाम रखते हैं। हाँ, जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से, और फिर ये फ्लोरिडा जाते हैं जहाँ पे ये रोलिंग कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन कराते हैं और वहीं पे वो इंटरनेशनल रिलायंस की पढ़ाई पढ़ते हैं। फाइनली 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ये अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे उनकी पढ़ाई जो है राहुल गांधी की वो कंप्लीट हो चुकी थी। राहुल गांधी के पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुका था कि राहुल गांधी अब ये डिसाइड कर चुके थे कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए ये पॉलिटिक्स में ना ही तो इनको इंटरेस्ट था और ना ही ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। लेकिन इनकी परिवार की लेगेसी जो थी वो इतनी बड़ी थी कि इनको आखिरकार घूम फिर के पॉलिटिक्स के अंदर आना ही पड़ता है। I mean, that's something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. और राहुल गांधी को फाइनली इंडिया रिटर्न आना ही पड़ता है। जब 1999 में राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया में जो सरकार है वो बीजेपी की है और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी मम्मी मतलब कि सोनिया गांधी पूरा जोर शोर लगा रही थी कि अगले चुनाव में वो चुनाव जीत जाएं, और उनके साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि अगला चुनाव जीत जाए और नेक्स्ट जो पीएम है वो सोनिया गांधी बन जाएं। और राहुल गांधी को ये देखकर समझ में आता है कि उनकी मम्मी जो सोनिया गांधी हैं वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुकी हैं और अब उनके पीछे कोई नहीं बचा है। इसलिए राहुल गांधी को ही जो इतनी सालों से चली आ रही है लेगेसी, उसको ही इनको कैरी करना पड़ेगा। Pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy. पूरे देश की राजनीति इन्हीं के कंधे पे है, यही सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया की, इसलिए राहुल गांधी को भी फाइनली पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है। अब देखिए 2004 का समय आ चुका था और 2004 में फिर से इलेक्शन होने वाला था, इसलिए कांग्रेस पार्टी यह फैसला करती है कि राहुल गांधी को भी 2004 में चुनाव लड़ाया जाएगा। अब राहुल गांधी 2004 में जो चुनाव लड़ते हैं वो अमेठी से लड़ते हैं। अब अमेठी को कांग्रेस की गद्दी कहा जाता है और अमेठी में 1967 से कांग्रेस कभी हारी ही नहीं
नहीं थी, इसलिए यह फैसला किया जाता है कि राहुल गांधी भी अमेठी से ही लड़ेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जब अमेठी से लड़ते हैं तो अपना पहला ही इलेक्शन बड़े आसानी से 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। यहाँ पे देखिए, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं चुनाव जीते थे, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो थी वो चुनाव जीत चुकी थी। अब अगला पीएम बनने के लिए मतलब कि सोनिया गांधी बिल्कुल तैयार थी और सबको भी यही लग रहा था कि नेक्स्ट जो पीएम है वो सोनिया गांधी ही है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो थी वो तैयार थी सोनिया गांधी को पीएम बनाने के लिए, और यही जो चीज़ है यह सालों से चलती आ रही है कि गांधी परिवार का ही नेक्स्ट पीएम बनेगा अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो। लेकिन यहाँ पे फाइनली जो है राहुल गांधी वो एक डिसीजन लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ पे सोनिया गांधी जी जो हैं वह देश की अगली प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, क्योंकि हमारे परिवार में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी है और राहुल गांधी तीसरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसलिए राहुल गांधी फाइनली अपने मम्मी से मना कर देते हैं नेक्स्ट पीएम बनने के लिए। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी माँ भी अपनी जान गंवा बैठी। तो राहुल गांधी के कहने के बाद सोनिया गांधी तो पीएम नहीं बनती हैं, लेकिन 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह को फाइनली देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मतलब कि नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह बन जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी का ना तो अभी तक डाउनफॉल आया था और ना ही तो राहुल गांधी का अभी राइज हुआ था। राहुल गांधी बस आए थे, अपनी लेगेसी को कैरी कर रहे थे, एक जगह से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वह कांग्रेस की गद्दी थी, इसलिए फाइनली बड़ी ही आसानी से राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी शांत नहीं बैठते हैं, बल्कि वो चुनाव जीतने के बाद यूपी जाते हैं, वहाँ पे रैली वगैरह निकालते हैं, फार्मर को देखते हैं और वहाँ पे दलित को, छोटी कास्ट को, बड़ी कास्ट को, सबको एक साथ ले आते हैं। और यही चीज़ हमेशा से करती आ रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का काम लोगों को बांटने का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का काम लोगों को जोड़ने का है। जैसे कि आप लोग इस टाइम भी देख रहे हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है, राहुल गांधी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा अपनी लेकर निकले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का शुरू से ही एक ही मिशन है कि लोगों को जोड़ के रखना है। Believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is राहुल गांधी जब ऐसे इंटरव्यू देते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जब इंग्लिश में ये बोलते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो लोगों को इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और यहीं से राहुल गांधी का राइज होने लगता है। 2009 में फिर से इलेक्शन आता है और राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी 3.5 लाख से ज़्यादा वोट से विजयी हासिल होते हैं। मतलब जो है राहुल गांधी इस बार 3.5 लाख से ज़्यादा वोट से अपनी जीत को कंफर्म करते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, लेकिन फिर से इस बार भी कांग्रेस पार्टी फिर से 206 सीट जीतने में कामयाब होती है। वहीं जब कांग्रेस पार्टी 206 सीट फिर से जीत जाती है तो फिर से मतलब कांग्रेस पार्टी का ही पीएम बनना तय होता है। तो इसलिए फिर से मनमोहन सिंह ही देश के नेक्स्ट पीएम बनते हैं। मतलब फिर से देश के पीएम जो है वो मनमोहन सिंह ही बनते हैं। और यहाँ पे राहुल गांधी तो कमाल कर देते हैं। राहुल गांधी अमेठी से जब अगली बार चुनाव लड़े थे तो वहाँ पे 2.5 लाख वोट से जीते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीतते हैं। मतलब उसके डबल मार्जिन वाले वोट से जीतते हैं, और यहीं से राहुल गांधी का जो है वो राइज होने लगता है। और सब लोग राहुल गांधी को बहुत अच्छा बोल रहे थे और राहुल गांधी भी अपनी लेगेसी को काफी अच्छे तरीके से कैरी कर रहे थे। लेकिन फिर 2014 का समय आता है और सब कुछ उलट पलट जाता है, क्योंकि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि निकल कर आती है कि लोग उनको पसंद करने लगते हैं। और फिर मोदी जी एक कैंपेन चलाते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और इस तरह से करके मोदी जी हैं वो लोगों के मन में बैठ जाते हैं। और साथ ही साथ हर भाषण में मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा पुकारते थे और अपने आप को चाय वाला पुकारते थे। सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज होती है। एक तो नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बुला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा बुला रहे थे। और लोगों को अब ये लगने लगा था कि ये इलेक्शन चाय वाला वर्सेस शहजादा हो चुका है। जिसकी लेगेसी पहले से है, जिसका पूरा परिवार पहले से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव है, अब लोग यहाँ पे नरेंद्र मोदी को वोट डालने लगते हैं। और इतना ज्यादा उलटफेर होता है 2014 के इलेक्शन में कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी 44 सीट पर ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन राहुल गांधी अपने सीट पर एक बार फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये थी कि इनकी पार्टी जो कांग्रेस थी वो बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी थी। जहां 2009 में इनकी पार्टी 206 सीट जीती थी, वहीं 2014 में इनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ
44 सीट जीती हुई थी मिला जुला कर। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से इनकी हार हुई थी। हालांकि उस समय का अगर आप राहुल गांधी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी कितना चिल कर रहे हैं। अब इसका कारण यही था कि राहुल गांधी इतने सालों से जीतते आ रहे थे, तो राहुल गांधी को ऐसा लगा होगा चलो अगर इस बार हार गए तो क्या हुआ, अगली बार हम जीत जाएंगे। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। बट अभी तक जो चला आ रहा था कि एक बार ये लोग हार रहे थे फिर दोबारा ये लोग जीत जा रहे थे, लेकिन अब ये चीज एकदम से खत्म होने वाली थी। ऑपोजिशन पार्टी अब इन लोगों को एकदम से खत्म करने वाली थी और इनको अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के इलेक्शन के बाद इनका डाउनफॉल इतना खतरनाक आएगा कि इन्हें फिर कमबैक करने के लिए अपनी हर एक चीज को दांव पे लगानी पड़ जाएगी। देखिए दरअसल होता है क्या कि 2014 में जैसे ही मोदी इलेक्शन जीतते हैं सारी मीडिया उनकी तारीफ करने लग जाती है और यहाँ पे बीजेपी का मेन फेस मोदी जी को बना दिया जाता है। वहीं दिक्कत वाली बात ये थी कि कांग्रेस का मेन फेस राहुल गांधी को बना दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस का मेन फेस राहुल गांधी को लोग बताने लग गए। जब यहाँ पे कांग्रेस चुनाव हारती है 2014 में तो लोग ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव हार गई, बल्कि लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस नहीं राहुल गांधी चुनाव हार गए। यहाँ पे तो आप लोग शुरू में देखे ही थे कि राहुल गांधी अपना 2014 का अमेठी का इलेक्शन जीत चुके थे। अब यहाँ पे लोग कांग्रेस की हार का जिम्मेदार राहुल गांधी को बताने लग गए। जस्ट 2 साल बाद 2016 में जियो का बुम होता है, लोगों के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल आ जाती है और इंटरनेट तो फ्री का मिल ही रहा था और सबके मोबाइल में यूट्यूब भी होता है, तो इसलिए बड़े ही आसानी से लोगों के पास ये न्यूज पहुंचने लग जाती है। अब न्यूज में जो मीडिया थी वो मोदी जी को महान बताती थी, वहीं राहुल गांधी को बेवकूफ दिखाती थी। अब यहाँ पे देखिए बहुत तेजी से 2016 के अंदर लोगों के पास स्क्रीन टच मोबाइल आने लग गई थी क्योंकि फ्री का नेट मिल रहा था। अब जब फ्री का नेट मिल रहा था तो लोग यहाँ पे राहुल गांधी का मीम बना रहे थे और मीम बनाकर दिखा रहे थे कि देखिए राहुल गांधी तो बेवकूफ हैं, राहुल गांधी तो पप्पू हैं। बीजेपी की आईटी सेल इस तरीके से इनकी मीम बनाती है कि अगर मोदी जी कहीं बोल रहे हैं कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, तो इस स्पीच को राहुल गांधी का बताकर और इसका मीम बनाकर लोगों में वायरल लोग करने लगते हैं। अब यहाँ पे लोग भी इतना बेवकूफ कि वो लोग इस बात को बड़े आसानी से मान जाते हैं और लोगों के बीच इस तरह करके राहुल गांधी की जो छवि है वो पप्पू वाली बन जाती है। अब ये चीज राहुल गांधी को भी पता चल जाती है कि लोग उन्हें पप्पू बोल रहे हैं। आपके लिए मैं पप्पू। जब ये सारी चीज हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी भी नीचे जा रही थी और राहुल गांधी एज अ पर्सनली भी नीचे जा रहे थे, मतलब इनका भी डाउनफॉल हो रहा था। डाउनफॉल सबसे बड़ा फॉल में तब बदलता है जब 2019 के अंदर राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट हार जाते हैं और इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 50 सीट आती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये थी, मतलब यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये थी कि कांग्रेस जो 1967 से अमेठी से जीतती आ रही थी वो इस बार 2019 के चुनाव में अमेठी से यहाँ पे स्मृति ईरानी से हार जाती है। अब स्मृति ईरानी से हारने के बाद लोग यहाँ पे राहुल गांधी को पप्पू बोलने लगे, इनका बहुत ही ज्यादा मीम बनने लगा, इन्हें लोग बेवकूफ समझने लगे और लोगों को तो ये लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी एकदम से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी का द एंड हो गया है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो द एंड हुआ था उसका जिम्मेदार लोग राहुल गांधी को ही मान रहे थे और लोग ही नहीं, राहुल गांधी भी शायद ये समझ चुके थे कि वो शायद एक कमाल के लीडर नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का पद भी 2019 के अंदर छोड़ देते हैं और 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी मानो एकदम से गायब ही हो गए थे। सबको लग रहा था कि राहुल गांधी का भी द एंड हो चुका है। अब आप सोचिए जो इतने बड़े पार्टी का वारिस है, जो हावड़ा से पढ़ के आया है, ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ के आया है, जिसके पास इतना नॉलेज है, उसकी बेवकूफ की छवि बना दी गई है, बल्कि बनाई नहीं गई है बल्कि उसके ऊपर थोप दी गई है। राहुल गांधी इंडिविजुअली हो, राहुल गांधी जैसे भी हो, उनका डाउनफॉल हो चुका था। लोग समझ रहे थे कि राहुल गांधी बिल्कुल ही क्रैश हो चुके हैं, राहुल गांधी का द एंड हो गया है, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन तभी 2022 में सितंबर के महीने में राहुल गांधी एक ऐलान करते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें 3570 किलोमीटर यह पैदल चलेंगे। इस यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर यह पैदल चलेंगे और लोगों के बीच प्यार बांटेंगे और सबसे मिलने वाले हैं। तो लोगों को ये चीज मजाक लग रही थी और मीडिया भी इस चीज को कवर नहीं कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। बट राहुल गांधी जब ये यात्रा शुरू करते हैं तो लोग उनसे जुड़ने लगते हैं और कमाल
कमाल तो तब होता है जब राहुल गांधी की ये यात्रा कंप्लीट हो जाती है तो एक मीडिया वाला उनसे पूछता है कि राहुल गांधी की पहले छवि ऐसी थी, तो राहुल गांधी उसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि आप उस राहुल गांधी को समझिए कि मर गया है, उस राहुल गांधी को आप भूल जाइए। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। देखिए ये स्पीच नॉर्मल नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी की पर्सनालिटी इतना चेंज हो गई थी कि लोग राहुल गांधी को अब मैच्योर समझने लग गए थे और बड़े बड़े एजुकेटर भी राहुल गांधी को बोलने लग गए थे कि नहीं, ये इतना हारने के बाद भी ये हारे नहीं हैं और अब ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मतलब कि पीएम बन सकते हैं, ये उस काबिल अब हो चुके हैं। कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। और इसके बाद राहुल गांधी और ज्यादा मुद्दा उठाने लग गए। राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ खुलकर बोलने लग गए। मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे कि मोदी जी के ही चलते अडानी अंबानी और अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी सही चीजों पे आवाज उठा रहे थे और मीडिया इनकी बातों को लगातार दबाने का काम कर रही थी। इसके बाद भी राहुल गांधी की आवाज लोगों के बीच पहुंच रही थी। इसका असर तब हमें देखने के लिए मिलता है जब 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जहां 2019 में 2014 में 44 और 50 सीट जीती थी, वहीं इस बार 2024 में 99 सीट जीत जाती है। वहीं मोदी जी की पार्टी बीजेपी जो इतना हवा भर रही थी कि इस बार 400 पार होने वाला है, 400 पार होने वाला है, वहीं मोदी जी की पार्टी इस बार सिर्फ और सिर्फ 250 ही सीट जीतने में कामयाब रहती है। इवन कमाल की बात तो ये होती है कि राहुल गांधी अपनी दोनों सीट यहाँ पे जीतने में कामयाब हो जाते हैं 2024 के इलेक्शन में। रायबरेली और वायनाड, रायबरेली और वायनाड दो जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे जहाँ पे इनकी जो पार्टी थी, जो कांग्रेस की गद्दी कही जाने वाली अमेठी थी, वहां से अमेठी में राहुल गांधी का जो ड्राइवर था वो स्मृति ईरानी को हरा देता है। अब इसके बाद राहुल गांधी को लोग सीरियस लेने लगते हैं। इसके बाद राहुल गांधी एक मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट को एकदम से मैनिपुलेट किया गया है। किस तरीके से अमित शाह और मोदी जी कहते हैं कि 400 पार होगा और यहाँ पे स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर जाता है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और इस तरीके से राहुल गांधी बताते हैं कि ये बड़े लोगों का पैसा बनवाएं, वहीं छोटे लोगों का पैसा डूब गया। अब ये बात लोगों को सही भी लग रही थी, लेकिन ये जो मुद्दा था वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाया और ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं। इसके बाद राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं। वोट चोरी का मुद्दा आते ही पूरा काया ही पलट कर रख देते हैं राहुल गांधी। ऑपोजिशन इस पे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन भी इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मोदी जी भी इस पे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लोगों को ये बात सही लगने लगी कि उनका वोट जो है वो चोरी हुआ है। कमाल की बात आपको पता है यहाँ पे क्या है? कमाल की बात यहाँ पे ये है कि बिहार में 2 महीने बाद इलेक्शन है और इस इलेक्शन में सेंट्रल की गवर्नमेंट भी बदल सकती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपको पता ही है कि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ चुकी है। और इन सभी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया है कि वो हर महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालेंगे। अब राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, अपनी सीट को फिर से रीगेन कर रहे हैं, उनकी छवि फिर से बनती जा रही है और यहाँ पे राहुल गांधी का अब डाउनफॉल खत्म हो रहा है और उनका राइज फिर से होने लग गया है। और ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी बन सकते हैं 2029 के चुनाव में, या फिर उससे पहले भी बन सकते हैं और उसके बाद भी बन सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी देश के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अगर लास्ट तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।